नमस्कार प्यारे बच्चों, सब बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब देखिए शुरू करते हैं अपन। हम बात कर रहे थे पिछले क्लासों में, लास्ट क्लास में मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा था। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने समझाया था? आइंस्टीन ने, जिसकी कुछ थ्योरी हमने लिखी थी, कुछ थ्योरेटिकल बातें उसकी हम लिख चुके। यही किया ना बच्चों। अब देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं कि पिछला जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने बात की थी डेली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। यहाँ किसकी बात होगी? देखो मोड पे देखिए। जैसे मान लो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये धातु की प्लेट लगी हुई है आपके पास, मेटालिक प्लेट लगी हुई। इस पे इसमें से क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। पहले तो ये पढ़ के आए थे कि एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती, एक निश्चित आवर्ती या फ्रीक्वेंसी से अधिक आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की जब प्रकाश या लाइट इस पर गिरती है तो इसमें से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी आवर्ती में बात नहीं करनी। ई बराबर एच न्यू, एच तो कांस्टेंट है, पहले तो न्यू पे बात करते थे। अब ई बराबर एच न्यू बना के अब बात किस पे करनी है? ऊर्जा से। तो एक निश्चित ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा, एक निश्चित ऊर्जा है एनर्जी से, आवर्ती की जगह अब न्यू की जगह किस पे बात होगी? ई पर। बस इतना ही कंसेप्ट बदला है। अभी चीज़ों को समझिए। पहले बात करते थे कि एक निश्चित आवर्ती, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी अगर इस पर इंसिडेंट या आपतित होती है तो इसमें से क्या उत्सर्जित होते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं इसमें से। ठीक है प्यारे बच्चों, यही पढ़ा हमने। अब लेकिन अब जो है आइंस्टीन ने इसी चीज़ को समझाया, लेकिन दूसरे तरीके से समझाया। उसने किससे बताया? ऊर्जा एनर्जी से बात की उसने, कि एक निश्चित ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा जब प्राप्त होती है तो ये धातु की प्लेट उस ऊर्जा को अवशोषित करती है और अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देती है। इस धातु की प्लेट के अंदर क्या बनी होती है? एक विभव रोधिका बनी होती है, एक पोटेंशियल बैरियर होता है इसमें। और जैसे ही वो ऊर्जा मिल जाती है बैरियर टूट जाता है, ये विभव रोधिका टूट जाती है और टूटते ही क्या बाहर निकल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। हर एक धातु में अलग अलग विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर बना होता है। अब वो किसी में 5 ऊर्जा से टूटता है, किसी में 10 HNU से टूटता है, किसी में 8 HNU से टूटता है, सबका अलग अलग है। तो क्या कहेंगे इसके अंदर? और ये जो कम से कम ऊर्जा चाहिए, कम से कम मान लो किसी धातु को 5 तो एनर्जी आनी चाहिए, उसमें 5 HNU आनी चाहिए उसमें, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकले। तो कम से कम जो आवर्ती चाहिए उसको तो हम पहले क्या कह के आए थे? डेली आवर्ती। यहाँ चाहिए आवर्ती नहीं, यहाँ आवर्ती की बात ना होकर किसकी बात होगी? ऊर्जा की बात होगी। अरे आवर्ती की बात ना होकर किसकी बात होगी? ऊर्जा एनर्जी की बात होगी। तो वो कम से कम ऊर्जा एनर्जी जिसके कारण विभव रोधिका टूट जाए और उसमें से क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वो कम से कम ऊर्जा को आइंस्टीन ने क्या नाम दिया था दोस्तों? कार्यफलन। अरे आइंस्टीन ने क्या नाम दिया था? कार्यफलन या वर्क फंक्शन नाम दिया था आइंस्टीन ने। क्या नाम दिया था आइंस्टीन ने? कार्यफलन या क्या नाम दिया था? वर्क फंक्शन। तो आज अपने इसी भी काम करने वाले हैं, कार्यफलन या वर्क फंक्शन। तो पिछली क्लास में जितनी थ्योरी लिखी थी उसके बाद आगे लिखिए, हेडिंग लगाइए कार्यफलन या वर्क फंक्शन। अब थ्योरी में क्या लिखने वाले हैं अपन? रटने का कोई काम नहीं है। मैं जो भाषा लिखूं वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात का मतलब वहीं जाना चाहिए, मीनिंग वहीं पहुंचना चाहिए। चाहे आप मेरे से 1 लाइन कम लिख सकते हैं या मेरे से 2 लाइन एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। भाई बात कहने का तरीका अलग अलग है, अगर आप अपनी चीज़ों को समझ सकें। बाकी तो मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन सर एग्ज़ाम में कैसे लिख पाएंगे? इतनी बातें याद रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगी। कौन कहता है आपको याद करने के लिए? रटने के लिए भी कौन कह रहा है? बातों को समझिए भाई। इसमें क्या है कि धातु की प्लेट है, धातु की प्लेट पर बोले कितनी ऊर्जा आए, कितनी एनर्जी आए? कम से कम आनी चाहिए एक, तो जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। एक विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर बना होता है इसमें, विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर। कम से कम मान लो 5 चाहिए, इसको 5 तो आएगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब 5 से ज़्यादा जो एनर्जी आएगी वो इनमें चली जाएगी इलेक्ट्रॉनों के साथ वापस, और वो इनकी बन जाती है गतिज ऊर्जा। क्या बन जाती है इनकी? गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। जैसे मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के इसको कम से कम 5 एनर्जी चाहिए। समझना मेरी चीज़ को, इससे डेरिवेशन, फॉर्मूला, समीकरण सब चीज़ हो जाएंगे। जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कोई नहीं दे सकता इस उदाहरण। सपोज करो यहाँ से एनर्जी आई कितनी? 8। धातु को कम से कम कितनी चाहिए? 5। 5 इसने ले ली, 5 इसने ले ली, और बाकी जो बचेगी 5 लेते ही ये विभव रोधिका पोटेंशियल बैरियर इसका टूट गया, और इसका पोटेंशियल बैरियर विभव रोधिका टूटने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। अब बोले कि 8 आई थी 5, बोले गुरुजी हमने तो एक लाइन याद करी थी, बोले ऊर्जा न बनती है न घटती है, ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। तो नहीं होता। 8 आई थी 5 इसने ले ली, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, पीछे कितने बच गई दोस्तों? अरे पीछे कितनी बच गई? 3।
3 किस्में चली जाएगी इलेक्ट्रॉनों के साथ, और वो इनकी कौन सी ऊर्जा बन जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो 8 बराबर 5 प्लस 3, कोई नुकसान हुआ क्या? अरे कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। इससे तो मैं समीकरण बना दूंगा, पूरा डेरिवेशन कर दूंगा इस उदाहरण से। तो एक चीज़ भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलिए, सकारात्मक सोच रखिए, और सकारात्मक सोच से जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसे ही काम हो पाएगा। ऐसे नहीं कि कैसे ही याद कर पाएंगे, क्या ही होगा, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, सर वाले याद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे कौन कहता है उसको रटो, मत रटो। रटने से नंबर नहीं आएंगे, रटा रटाया माल नहीं चलेगा। माल वही चलेगा, काम वही चीज़ें आएंगी जो आप समझ के लिखते हो। इसलिए तो कह रहा हूँ सकारात्मक सोच के साथ रहिए। और अगर आपको सफल होना है ज़िंदगी में तो लक्ष्य छोटे छोटे बनाओ बच्चों। लक्ष्य जो टारगेट्स हैं आपके, वो बड़े टारगेट मत लेके चलो कि बोले संडे को एक दिन बैठ के गुरुजी क्लास देख लेंगे और बोले कि क्या करेंगे, पूरी यूनिट पढ़ लेंगे 7 दिन में जो पढ़ा है वो। नहीं भाई, ऐसा हो नहीं पाएगा। पहली बात, अगर हो भी जाता तो समझ नहीं आएगा, समझ भी आ गया एक बार तो याद नहीं रहेगा लंबे समय तक। इसलिए रोज़ाना छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ कि रोज़ाना की 1-1 घंटे की जो क्लास आ रही है अपनी जितनी भी, उस क्लास को पढ़ो, एक बार नोट्स बनाओ, उसको रख दो, अगली कल की कल पढ़ लो। निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ छोटे छोटे लक्ष्य लेके चलो। एक साथ पढ़ने वालों से नहीं पार पड़ेगी, पहले कह रहा हूँ भी। बात समझ में आई सबकी? दूसरी चीज़, एक नकारात्मक जो व्यक्ति हैं, मन से नकारात्मक, मन से जो नेगेटिव लोग हैं, उन लोगों से दूर रहिए। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, वो लोग कोई भी हो सकते हैं। मन से नकारात्मक या नेगेटिव फ्रॉम माइंड और सोल, मन से, दिमाग से और आत्मा से। कुछ लोग नकारात्मक हैं अपने स्वार्थों के लिए, तो उन लोगों से दूर रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, और आपका शिक्षक या टीचर भी हो सकता है, जो एक नेगेटिविटी फैला के और आपको अपने लक्ष्य से दूर करके और आपके साथ कोई जुमला ठगी करके और फिर अपना स्वार्थ पूरा कर ले। और वो स्वार्थ पूरा करने के बाद आप उसके थोड़े दिन बाद जब परिणाम आए, रिजल्ट आए, रिजल्ट महीने 2 महीने, हर चीज़ का रिजल्ट आने का टाइम है 6 महीने, 12 महीने, साल भर, जब भी रिजल्ट आए उसके बाद आपको एहसास हो कि मैं ठगा गया था और ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, पहले पता नहीं चलेगा। तो उन लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रहिए प्यारे बच्चों। और नकारात्मक लोगों का यही है कि उनको इग्नोर कीजिए, उनको सुनना बंद कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं आपके। कुछ रिश्तेदार कहते रहते हैं, बोले तेरे से क्या होगा, तू क्या ही कर पाएगा, पीछे पीछे चल जाती हैं, किसी से कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। कुछ शिक्षक हैं जो आप पढ़ रहे हो, आपके पूरा समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें बेस्ट चल रही हैं, आपको दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं कहाँ पढ़ रहे हो, क्या ही पढ़ रहे होंगे। आपके दिमाग में फिर नकारात्मक, पढ़ने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, पढ़ने में आपके क्या उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। नेगेटिव जो नेगेटिव ही रह सकते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है कभी भी। चाहे अपन कितना ही अच्छा कर लें, चाहे मैं भी कितना अच्छा कर लूँ, बुराई करने वाले बुराई करेंगे मेरी, क्योंकि उनके बुरे कामों पर, उनके जो काम हैं उनको मैं उजागर कर देता हूँ, इसलिए मेरी बुराई करेंगे। आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम में करते हो तो बुराइयाँ ज़्यादा मिलती हैं शुरुआत में, ये है ना। क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की समस्या होती है जो गलत चल रहे थे, जो बहुत सारे लोगों के साथ धोखा कर रहे थे, उनके साथ अच्छा नहीं होता, ये है ना। भाई सत्य कभी भी पराजित नहीं होता, उसमें चीज़ में टाइम लगता है। अब मैं दिल खोल के कह रहा हूँ आप सभी बच्चों को, इतना बड़ा यूट्यूब है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप आराम से देख लो उस पर, और एक बार मन से तुलना करना, उस पर कंपैरिजन कर लेना। वैसे तो मैं किसी की तुलना के लिए न कोई काम करता हूँ, मैं मेरा काम खुद के लिए करता हूँ, और फिर जब काम मैं कर लेता हूँ दृढ़ निश्चय के साथ करता हूँ, हमेशा से नियम है मेरा। और उस काम में फिर तुलना होने लायक बचता ही नहीं है कोई भी चीज़। अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी लक्ष्य हो अपना, आपका लक्ष्य और होगा, मेरा टारगेट और होगा, लेकिन अगर जिस काम को मैं लक्ष्य के साथ करूं तो फिर उस चीज़ की कोई तुलना वाला हो ही नहीं सकता, अगर आपने मन से किया है तो उस काम को।
और अगर मन से नहीं किया तो फिर तुलना हो जाएगी आपकी। इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं कहता करो, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में रहती है, आराम से करो। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, डायग्राम, प्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखना है, किस चीज़ को रटना नहीं है, कैसे समझना है, सारी चीज़ें देखो बच्चों से। और जो नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिव सोच के लोग हैं, मैं इतने दिनों से सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें ही समस्या है। बोलो, इसमें भी समस्या है। तो इस नकारात्मक ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में बाधा उत्पन्न करेंगे, और बाधा उत्पन्न इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ और लालच के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, जितने बच्चे पिछले सालों में कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि अपना परिणाम या रिजल्ट सब इंस्टीट्यूट से बेहतर नहीं रहा क्या। आप एक बार ऐसे सोच के देखो पिछले सालों में कि आपका बहुत कोई रेयर केस में, जो आप अपनी क्लास में पढ़ रहे थे ऑफलाइन में, बहुत ही रेयर केस में कोई साथी आपका पिछली क्लास में रहा होगा, नहीं सारे आपके साथ पढ़ रहे हैं अगली क्लास में। सोच लो एक बार, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं पिछले सालों से, मैथ, फिजिक्स, सारी चीज़ें, आप एक बार सोच के देखो कोई बहुत रेयर केस में कोई आपका साथी पीछे वाली क्लास में रहा होगा, नहीं अगली क्लास में आया कि नहीं आया? आया। समय पे कोर्स, रिवीजन, अरे एक बार तो कोर्स कराना बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिवीजन एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, तीन तीन बार वाले भी हैं। और ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए। यहाँ तो दिन में एक ही बार पढ़ाना पड़ता है, वहाँ तो दिन में एक क्लास 4 बार, फिर मैथ और फिजिक्स, और 18 बैच। पूरे राजस्थान में किसी शिक्षक ने एक दिन में नहीं पढ़ाए होंगे। 18 बैच प्रतिदिन, 18 क्लासें प्रतिदिन मायने रखती हैं। पूरे राजस्थान में किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाए होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन वो काम मैंने किया, और मैंने क्यों किया? क्योंकि आपके प्यार के लिए काम किया है। आपने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, इतना सहयोग दिया कि सर बैच चला दो, हम तो आ जाएंगे। शाम को 8-8 बजे तक मैंने पढ़ाया, सर चला दो, आ जाएंगे हम तो, चला दो, आ जाएंगे। सुबह जल्दी कर दो, हम तो आ जाएंगे। दोपहर में बुला लो, हम तो आ जाएंगे। आधे घंटे ही पढ़ा देना, हम तो आ जाएंगे। मैंने 1 घंटे से थोड़ा टाइम कम किया, वो भाई चलो बातचीत कम कर लेंगे, पढ़ने से मतलब है। तो बोले गुरुजी कौन कहता है 1 घंटे पढ़ा, आधे घंटे पढ़ा दो, हमें मालूम है कोर्स तो होना है, कभी भी करा दोगे, रिवीजन दूसरे बैच में कर लेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें आपके प्यार की वजह से, आपके सहयोग से और आपके स्नेह से हुई है। और कुछ लोग आपको हर काम में, कोई भी हो सकता है, वो हर काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं। उनमें हर काम में बुराई देखनी होती है। आपके घर पे देख लो, रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं, चाहे आप कितना ही अच्छा कर लो, बुराई देखेंगे। ऐसे ही कुछ शिक्षक हैं जो आपका बुराई ढूंढते हैं उसमें, कि कुछ ना कुछ बच्चों से ठगा जाए, कैसे न कैसे करके, अब बरगला के झूठी बातें करके और ठग लें। अरे भाई मैंने तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा हूँ। ऑफलाइन में जब भी लिया है, कैसे भी कोई नाम मात्र का लिया है, इसमें भी कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ले आएंगे अपन, तो कोई नाम मात्र का कर लेंगे, वही थोड़ा बहुत कोई करेंगे। तो नहीं चल रही है, कोई बात नहीं है, चलो 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये भी किसके ले रहे हो? RS बना रहे हो क्या? BSc की? अरे वाह। अब एक बार तुलना करके देखिए सबकी, सब आ जाएंगे 2-5 दिन में। आ गए कि बोले वो आ गया, वो आ गया, बोले अब तो चलो कम से कम, ये है ना, इसलिए कि अपन कहीं नहीं रह जाएं। तो अपना यही लक्ष्य रखो प्यारे बच्चों कि एक भी बच्चा इधर उधर राह नहीं भटकना चाहिए। आप अनुभवी बच्चे हो, फाइनल के बच्चे हो, आपके जिम्मेदारी पूर्ण कर्तव्य है कि एक भी स्टूडेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो अपना भविष्य आगे ख़राब कर सके। 3 साल की BSc को 4 साल में बढ़ाए, 5 साल में बढ़ाए, उसको यही पता नहीं चले कहाँ से चीज़ पढ़नी है, कहाँ से लिखनी है। तो ऐसे रास्ते से उसको, बच्चे को हटाओ। नेगेटिविटी के लोग, नेगेटिव लोगों से अलग करो उसको। और कुछ लोगों को मेरा कहना है, जो आपके भी प्रति नेगेटिव रहते हो, मेरे प्रति भी नेगेटिव हैं, सब जगह नेगेटिव लोग हैं, जिनके मन ही सोच ही गलत है, उन लोगों को एक बार खुद के अंदर झांक के देख लेना चाहिए अपन कहाँ खड़े हैं। जिन लोगों के घर शीशे के बने होते हैं, उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए कभी भी। जिन लोगों के घर शीशे के बने होते हैं, उनको दूसरों के घरों पे कभी पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।
इसलिए दूसरों में कमी निकालने का मतलब खुद कहाँ खड़े हो, पहले एक बार झांक के देख लीजिए और अपनी स्थिति देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर पाओगे, आपको भी कहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझिए, एक बार छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को इग्नोर कर दीजिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, सकारात्मक सोच, जिनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की, जीवन में कुछ कर पाने की क्षमता रखते हो। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बातों को और भावनाओं के शाब्दिक अर्थों को। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, अब कुछ लोगों का काम में कमी निकालने का है, अच्छा चाहे कितना ही कर दो उसमें कमी निकाल देंगे। एक बार एक अपने यहाँ मिलने वाले कोई बड़े नेताजी थे, बहुत बड़ा काम था, बड़ा बिजनेस था, सारे काम धंधे अच्छे चल रहे थे। कोई भी काम करे, उनके एक नौकर साहब बोले साहब, अगले दिन कहता बोले साहब ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया आपने, मतलब चाहे कितना ही काम कर दें, लेकिन अगले दिन वो आके ये कहता बोले साहब कल ये नहीं हुआ था, हमेशा कमी निकाले उस काम में। अब वो सुन सुन के रोज़ परेशान हो गए, बोले आज ये काम करके इसमें कमी निकाल दी इसने। आज कोई भी काम करें, कोई प्रोग्राम करें, कोई फंक्शन करें, कुछ भी करें, लेकिन वो आते ही कुछ नहीं कहे कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, कमी निकाले, बोले ये कम रह गया। एक दिन उन्होंने सोचा कि बोले ऐसा काम करें, थक गए उससे, बोले ऐसा काम किया उन्होंने, बड़ा बहुत शानदार कार्यक्रम फंक्शन किया है, कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, कोई भी चीज़, एक एक चीज़, एक एक मेहमान गेस्ट को एक एक को देखा, सारी चीज़ें देखी, बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम किया। उसके बाद उसको बुलाया, बोले भाई आ जा तू मेरे पास। आ गया वो, उसको बुलाया, बोला अब बता क्या कमी थी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बोले अब बता तू क्या कमी रही आज के प्रोग्राम में। तो उसने क्या कहा, बोले कि इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अब बोलो लो कर लो बात। बोले इतना करने की ज़रूरत कहाँ थी, कम से ही काम चल जाता। फिर कमी निकाल दी, बोले ज़्यादा कर दिया तो गलत लगे इनको, कम कोई रह जाए तो गलत लगे। तो जिनकी सोच गलत है उनको हमेशा ही गलत लगेगा, जिनकी सोच गलत है उनको हमेशा ही गलत लगेगा बच्चों। इसलिए दूर रहिए नेगेटिविटी से और अपने पढ़ते रहिए कंटिन्यूस सिस्टम से। आ जाओ पढ़ते हैं। बीच बीच में अभी तो ऐसी क्लासें चल रही हैं, बीच बीच में बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ मैं खाली समय में, इसलिए बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो जाते रहेंगे बीच में 5 मिनट 10 मिनट। जैसे ये कहानी थी नेगेटिव से पॉजिटिव लोगों की, वैसे ही और बहुत सारी कहानियाँ हैं अपने पास जो हम निरंतर लगातार देते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आइंस्टीन ने क्या कहा, बी की कार्यफलन या वर्क फंक्शन का मतलब किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए कम से कम एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन। एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए एक फोटोन चाहिए, मतलब एक एचनी ऊर्जा चाहिए एक इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकालने के लिए। तो लिखिए दोस्तों इसके अंदर, लिखिए थ्योरी, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो साथ साथ लिख लिया करो, लिखने में कोई गलती नहीं हो। पहली बात, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश शुद्ध होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग नहीं आए, आजकल तो मोबाइल है, सर्च कर लिया करो, बाकी मैं लिख ही रहा हूँ। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की। पहले किसकी आवर्ती होती थी, किसकी जरूरत होती थी, आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की। अब वो आवर्ती या फ्रीक्वेंसी एच न्यू था, न्यू को एच किया तो क्या बन गया आपके पास ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। ठीक है, अब किसकी जरूरत या किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन, to free an electron from metallic surface. There is requirement of energy to free an electron from metallic surface. कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी, ऊर्जा की। एक धातु के पृष्ठ पर, आगे लिखे प्यारे बच्चों, एक धातु के पृष्ठ पर, वही बातें लिख रहा हूं जो मैं पीछे बताई।
एक धातु के पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका, एक धातु के पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका, पोटेंशियल बैरियर, विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर, एक धातु के पृष्ठ पर उपस्थित विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर को पार कर, विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर को पार कर धातु से बाहर निकलने के लिए, दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। A minimum required energy given to a metallic plate for emission of electrons is called work function of metallic plate, is called work function of metal, 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 is called work function of metal। और ब्रैकेट में लिख लेना इसमें और इंग्लिश में, this energy breaks potential barrier of metallic plate, this energy breaks potential barrier of metallic plate, this energy breaks potential barrier of metallic plate। इसने क्या कहा आइंस्टीन ने कि बोले एक फोटोन ऊर्जा मिलेगी अंदर, ये जैसे ये प्लेट है, एक फोटोन ऊर्जा अगर मैं लूँगा तो ही मैं क्या निकालूंगा बाहर, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से इस प्लेट से। तो देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन के अवशोषण पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन के अवशोषण पर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक फोटोन के अवशोषण पर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। There is emission of only one electron, there is emission of only one electron by absorption of one photon, लिख लिया सबने। यदि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम हो, यदि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम हो तो यदि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम हो तो
प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है। If energy of photon is less than work function, if energy of photon is less than work function, if energy of photon is less than work function, then photoelectric effect is not possible. Then photoelectric effect is not possible. Then photoelectric effect is not possible. यदि एक लाइन और लिखिए, यदि न्यू नॉट न्यूनतम आवृत्ति है, यदि न्यू नॉट न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है, जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है, जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है, तब एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई, तब एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई, तब एच न्यू नॉट इक्वल टू फाई, जहाँ एच न्यू नॉट फोटोन की ऊर्जा, जहाँ एच न्यू नॉट फोटोन की ऊर्जा एवं फाई कार्यफलन है, एवं फाई कार्यफलन है। If nu naught is minimum frequency, if nu naught is minimum frequency, then photoelectric effect is possible. Then photoelectric effect is possible. If nu naught is minimum frequency at which photoelectric effect is possible, at which photoelectric effect is possible, then h nu naught equal to phi, where h nu naught is energy of photon and nu is phi is work function and phi is work function. अब देखें जो ये लिखा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ ऊपर देखो, बोर्ड पे देख लो एक बार क्या लिखा है इसमें से। यहाँ देखो बोर्ड पे, लिख लो इसको एक बार पूरा। लिख लिया सबने। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ था, वैसे तो पहले समझ लिया, दोबारा देखो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये धातु की प्लेट थी प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो। अब ये बंद है बाहर से ऐसे, तो ये बाहर जो इसके बंद है इसे कहते हैं विभव रोधिका। क्या हो गया आपके पास, इसको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये है विभव रोधिका है, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अंदर इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये विभव रोधिका हर धातु की अलग अलग होती है, हर की कब टूटेगी, एक एक क्षमता या कैपेसिटी अलग होती है। किसी की विभव रोधिका तोड़ने में 5 ऊर्जा चाहिए, किसी की तोड़ने में 10 चाहिए, किसी की 8 से काम चल जाएगा। वो धातु या मेटल पे डिपेंड करेगा, या मेटल से मेटल वेरी करेगा आपके पास कि कौन कौन सी मेटल है, उसके प्रकार से, उसी के हिसाब से उसका मान या वैल्यू बदलती जाएगी, ठीक है। अब मान लो इसको कितनी है, इसकी विभव रोधिका कब टूटेगी, मान लो कितनी ऊर्जा चाहिए इसको, 5, कितनी एनर्जी चाहिए इसको, 5 ऊर्जा चाहिए। अब कम से कम इधर से कितनी ऊर्जा आनी चाहिए, अरे इधर से कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए कम से कम। यही तो होती है कि धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहले लाइन में क्या लिखा है नोटबुक में देखो आपकी में, कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, पहली चीज़। अब बोले कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कितनी क्वांटिटी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो कितनी क्वांटिटी होगी कि उतनी राशि तो होनी चाहिए जो उसके पोटेंशियल बैरियर को तोड़ सके। अब इसकी तो मिनिमम बोले 5 है, तब जाके टूटेगा। हर धातु का फिक्स है, पहले से मालूम रहता है कि वो टूटेगा, तो उसमें से धातु में से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को दी गई सबसे कम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन। तो ये जो कम से कम इस धातु को कितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए धातु की प्लेट को, 5 चाहिए। तो ये जो 5 है इसको हम क्या कहते हैं, कार्यफलन।
इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कार्य फलन, या क्या कहते हैं इसको? वर्क फंक्शन। ये क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। तो सीधा सा है कि किसी की धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी कम से कम। हर धातु के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को 5 चाहिए, किसी को 10 चाहिए। कम से कम इतनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी जिससे कि उसकी विभव रोधिका टूट जाए, तब जाके कोई इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा बाहर। तो वो कम से कम रिक्वायर्ड से 5 दे दी, ज़्यादा दे दी तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 से अगर कम दी, मान लो 4 दी आपने एनर्जी और इसको चाहिए कितनी? 5, तो 4 आके बस कुछ नहीं होगा इसमें, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा इससे। और अगर एनर्जी कम दे दी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव नहीं होगा। और अगर फिक्स 5 ही दी तो मैंने आवृत्ति मान ली कितनी है? न्यू नॉट। न्यूनतम से न्यूनतम, कम से कम तो कितनी चाहिए? 5, और 5 ही दे दी हमने। तो ये जो कम से कम एच न्यू क्या है? एनर्जी तो है, और न्यू नॉट जो कम से कम था इसको न्यू नॉट नाम दे दिया। तो कम से कम एनर्जी जो है न्यू नॉट न्यूनतम होगा, तो ऊर्जा भी क्या होगी? न्यूनतम। और लिखना चाहो तो ई न्यूनतम लिख लो, यहाँ इसके साथ में क्या लिख लो? ई न्यूनतम। ई मिनिमम लिख लो चाहिए। ई मिनिमम जो होगी कम से कम, जिससे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाए, ये विभव रोधिका टूट जाए इसकी, और इसमें से क्या बाहर निकल जाए? इलेक्ट्रॉन। इसमें से क्या बाहर निकल जाए? इलेक्ट्रॉन। तो उस कम से कम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। एक फोटोन ऊर्जा किस रूप में आती है? एच न्यू। 2 एच न्यू आ गए, 5 एच न्यू आ गए, 10 एच न्यू आ गए, तो इसका मतलब किसके रूप में आई है? फोटोन के रूप में। तो एक फोटोन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर। ये भी कंसेप्ट है इसमें। आइंस्टीन ने क्या कहा कि अगर एक फोटोन ये लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। ये बाद की बात है, लेकिन पहले इतनी तो आनी जरूरी है भाई। 5 चाहिए इस धातु, किसी को मान लो 8 चाहिए, तो ऊपर से 8 आनी जरूरी है। 8 से कम आया तो पूरा सिस्टम बेकार है, क्यों? इलेक्ट्रॉन तो निकलना नहीं है। तो कम से कम जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट या लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन ब्रेक पोटेंशियल बैरियर एंड वी कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए वो कम से कम आवश्यक ऊर्जा, जिससे कि धातु की विभव रोधिका टूट सके और उसमें से क्या उत्सर्जित हो सके? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। समझ आया होगा सबको? यही लिखा है। फिर न्यूनतम आवर्ती ले ली, न्यू नोट मिनिमम है, तो एच तो कांस्टेंट फिक्स रहा, ये मिनिमम है तो ई मिनिमम है, और जो मिनिमम ऊर्जा होती है उसको किससे लिखते हैं? फाई से। तो कार्य फलन या वर्किंग फंक्शन को डिनोट किससे किया जाता है? फाई से। कार्य फंक्शन या वर्किंग फंक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। ठीक है दोस्तों, कार्य फलन या वर्किंग फंक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। अब यहाँ से देखिए, कार्य फलन या वर्किंग फंक्शन को फाई से लिख दिया हमने। पिछली बार जो हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, उसमें हम एक पढ़ के आए थे देहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ के आए थे प्यारे बच्चों? देहली आवर्ती, इसको हम कहते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि एक कम से कम इतनी आवर्ती आनी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो यहाँ आवर्ती ने कह के उसको एच से गुणा करके ई लगा दिया, एच तो कांस्टेंट है। तो आइंस्टीन ने किसका इफेक्ट या किस चीज़ को समझाने में सफल रहा? आइंस्टीन वहाँ आवर्ती के लिए कहते थे, अब एच से गुणा करके ई कहने लगे। बात तो वही है, बात तो वही एक ही है आपके पास, लेकिन अब किसकी बात होने लग गई? ऊर्जा एनर्जी की बात होने लग गई आपके पास। अरे बात तो वही है, लेकिन बात किसकी हो गई? ऊर्जा एनर्जी की। इसका मतलब हुआ कि आइंस्टीन ने देहली आवर्ती का जो कंसेप्ट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, वो समझाया किसके द्वारा? किसके द्वारा समझाया? कार्य फलन या किसके द्वारा समझाया? वर्क फंक्शन के द्वारा। किसके द्वारा समझाया प्यारे बच्चों? कार्य फलन या किसके द्वारा समझाया? वर्क फंक्शन के द्वारा। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि, एक लाइन और लिख लो आगे, बोल के लिखा देता हूँ एक लाइन ही और। उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि आइंस्टीन ने, उपरोक्त से स्पष्ट है कि आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, उपरोक्त से स्पष्ट है कि आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, उपरोक्त से स्पष्ट है कि आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत देहली ऊर्जा, देहली आवर्ती, ऐसे लिखना, देहली आवर्ती, देहली आवर्ती, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत देहली आवर्ती, देहली आवर्ती की आवश्यकता को समझाने में सफल रहा। देहली आवर्ती की आवश्यकता को समझाने में सफल रहा। आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी वाज सक्सेसफुल, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी वाज सक्सेसफुल to describe successfully
टू डिस्क्राइब सक्सेसफुली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट लिख लिया सबने? तो बहुत आसान चीज़ें समझ के चलो। पीछे जो कल थ्योरी लिखाई थी इससे पिछली क्लास में, वो थ्योरी और ये थ्योरी किसी के भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और किसी को भी रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक बार पढ़ लो, एक बार क्लास देख लो, 2 बार देख लो क्लास को, और उसके बाद में वही बातें लिखनी। कोई लाइन ऊपर नीचे हो सकती है आपसे कहीं, बाकी तो वही सारी चीज़ें बतानी है। अब हेडिंग लगा लो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। और इसके इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। फाइव स्टार लगा लो इसकी। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम में यहाँ से बड़ा प्रश्न भी पूछ लेता है, छोटा पूछता है। तो छोटा पूछेगा तो कितना लिखना, बड़ा पूछेगा तो कितना लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन का सारा इसी पे आधारित है। कितनी ऊर्जा आई, कितनी उसकी विभव रोधिका टूटने में चली गई और कितनी बच गई वो उसके साथ चली गई। बस इससे मिलके समझा दूंगा और बहुत आसान टेक्निक से बताऊंगा कि जो कहीं नहीं समझ सकते आप। ऐसा जोड़ बैठाऊंगा 8 बराबर 5 प्लस 3, अभी पीछे समझाया था ना, बस उसी समीकरण बना दूंगा। 8 बराबर 5 प्लस 3 लिखूंगा और उससे समीकरण बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसे लगातार पढ़ते रहो, जुड़े रहो और किसी भी बहकावे इधर उधर ध्यान मत आना। और बाकी आप समझदार हो, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझदार बच्चे हो, क्लास आपको मिल ही रही है। और आराम से, अब मैं खुद कह रहा हूँ कि तुलनात्मक अध्ययन करो प्यारे बच्चों, अब मैं खुद कह रहा हूँ। और 2 चीज़ें और बता रहा हूँ, ज्ञान और पैसे का कोई रिश्ता नहीं है, ज्ञान और पैसे का कोई रिश्ता नहीं है। ज्ञान है तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा है ही या पैसा ले ही अगला, और अगर पैसा है तो उसके पास ज्ञान हो ये ज़रूरी नहीं है, और दोनों का कोई रिश्ता होता भी नहीं है। आज तक बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ज्ञान और पैसे का कभी रिश्ता रहा ही नहीं है। तो कोई बच्चे सोचते हैं पैसे देके ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पहले भी गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी ना, तो उसमें कौन से पैसे का था, लेकिन बेस्ट था। आज से तो बहुत बेस्ट चीज़ें निकली हैं पीछे, कितनी किताबें प्रकाशित हुई, कितने ग्रंथ प्रकाशित हुए, वेद प्रकाशित हो गए, लेकिन वहाँ कोई पैसे का कोई काम ही नहीं था। तो ज्ञान और पैसे का, नॉलेज और मनी, दोनों डिफरेंट थिंग है, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों से अलग रहिए। और अब तो खुला प्लेटफॉर्म है आपके पास कि कुछ बच्चों को तो महसूस हो भी गया होगा, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात भी हो गई, रोज़ बात हो रही है इतने सारे बच्चों से, क्योंकि मेरे को कहना भी तो पड़ता है कि हाँ पढ़ाता रहूँगा ही, मस्त पढ़ते रहो आप, तो बेस्ट और इससे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, और डाउट क्लासेस का अलग सेशन रखेंगे एक, बीच बीच में डाउट सोल्व करना मज़ा नहीं आता। वैसे तो मेरी क्लास में डाउट का कोई रेयर चांस है, मैं अगर डाउट ही रहेगी तो मैं किस लिए हूँ फिर। मैं अगर बच्चे की भावनाएं नहीं पहचान सकता आंतरिक अंतर से कि बच्चा कितना समझ सकता है, क्या क्या मेरे को बेसिक चीज़ें बतानी है साथ में, और अगर फिर भी डाउट छोड़ रहे हो, रोज़ाना हर एक बच्चे के डाउट है, तो कोई पढ़ाने की काबिलियत नहीं है, आपने छोड़ देना चाहिए, काम चेंज कर लेना चाहिए। इसलिए, और एक डाउट सेशन फिर भी मान लो कोई कॉमन क्वेश्चन रह गया हो, किसी को न्यूमेरिकल में समस्या हो, सब बच्चों की मेरे हिसाब से मैंने कह दिया वो कर लेना, लेकिन फिर भी मान लो रह गया हो, कोई छोटी चीज़ रह जाए, तो एक डाउट सेशन वीकली या 3 दिन से 4 दिन से जैसा भी लगेगा, चैप्टर ख़त्म होने पे एक डाउट सेशन, उसमें हर एक बच्चे के मैं डाउट, पीछे के कमेंट्स के डाउट लेते हुए, उस दिन के लाइव डाउट्स लेते हुए, और सब उस दिन डाउट ही डाउट करेंगे। तो मन के कुछ बच्चे शर्मा भी जाते हैं कि सर पूछ नहीं पा रहे, हम क्या कहें सर से, तो वो उन बच्चों के भी, वो सब बच्चे के डाउट मिल के सबके डाउट निकल जाएंगे आपस में। तो मस्त पढ़िए बिल्कुल, और सबको बताते रहिए। नया बैच शुरू है अपना, क्लासेज लेते रहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।